वेलकम गाइस इन उर्दू जाहिल। तो जैसा कि पता है आपको, हम यूपी पीसीएस प्री के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज नंबर 3 है, जहाँ जो हम आपको यहाँ पर फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। पीसीएस मंत्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट की इस टेस्ट सीरीज को हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं। तो 4 ऑप्शंस जो होते हैं आपके, चारों के चारों ऑप्शंस की डिटेल्ड एनालिसिस हम कर रहे हैं। मतलब कि 50 से 55 मिनट में हम आपको 150 क्वेश्चन की फुल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। 150 क्वेश्चन 4 पॉइंट मतलब 600 पॉइंट हो गए, और हर एक पॉइंट के 2-3 एडिशनल फैक्ट आपको हम दे रहे हैं। मतलब कि 1500 से 1600 फैक्ट आपको 50 से 55 मिनट में मिल रहे हैं। तो आपको पूरी की पूरी फोकस से टेस्ट सीरीज को लास्ट तक देखना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर पाओ और एग्जाम में जाके इसको रिट्राइव कर पाओ अच्छे से। पूरे फोकस के साथ आप देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, राइजो फिल्ट्रेशन एक जल जैवापचार तकनीक है। इसका प्रयोग मुख्यतः नम भूमि व ज्वारनद मुखों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर दी हुई दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आपको राइजो फिल्ट्रेशन के बारे में याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि पौधों की जो जड़ें होती हैं वो प्रदूषकों को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे जल को परिशुद्ध करने में हेल्प होती है। फिर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लार सलाइवा क्षारीय प्रकृति का होता है। लार में टाइलिन मतलब कि एमाइलेज एंजाइम होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही नहीं है, दूसरा सही है। पहला 7 से कम होता है, आपको याद रखना है। तो 7 से कम मतलब कितना, 6.8 होता है। पीएच मान मतलब अम्लीय होगा। दूसरी बात है टाइलिन होता है एमाइलेज, जो कि आपके स्टार्च को सरल शर्कराओं में तोड़ने का काम करता है। दूसरी बात, इसी में आपका लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लिपिड के पाचन के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आपका लाइपेज होता है। और लाइपेज आपको याद रखना है कि लिपिड को वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड में विखंडित कर देता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। श्वसन में ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी से श्वास की मात्रा घट जाती है। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो आपका पहला और तीसरा सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। श्वास की मात्रा घट नहीं जाती, श्वास की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका 1-3 सही हो जाएगा। बढ़ जाती है, आपको याद रखना है। समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य की श्वास की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मनुष्य की श्वास की दर बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, शरीर को रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। इनकी उत्पत्ति बोन मैरो में होती है। डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकेमिया रक्त कैंसर हो जाता है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट डब्ल्यूबीसी के बारे में सही है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को मापन कैसे करते हैं? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा मिलीग्राम डेसीमीटर में होती है। तो इसका बी सही हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का कार्य क्या होता है? शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर में जल की कमी को पूरा करना, शरीर को मजबूती प्रदान करना। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन का वाहक होता है, मतलब कि शरीर की विभिन्न विभिन्न पार्ट्स तक ऑक्सीजन को कैरी करता है। निम्नलिखित में किस रुधिर वर्ग में एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं? तो ये आपका ए बी होता है। ए बी में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। और इसको आपको ये भी याद रखना है कि सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है। मतलब कि कोई भी इस रक्त को ले सकता है। और आपका यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो ओ होता है। ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक दाता होगा, ये आपका ग्राही है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपको बिल्कुल पता होगा, डायलिसिस। जब किसी की किडनी खराब हो जाती है, मतलब वृक्क सही से काम नहीं करता, तब उसको डायलिसिस करानी पड़ती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान का नियंत्रण, ठीक है। फिर कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन, और सेरिबम मस्तिष्क की स्मरण क्षमता के लिए उपयोगी। तो यहाँ पर सारे दिए हुए स्टेटमेंट सही हैं आपके। पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है पूछा हुआ है। अग्नाशय इंसुलिन, थायराइड, प्रोजेस्टेरॉन, अधिवृक्क, कार्टिसोल। तो यहाँ पे आपका पहला और तीसरा तो सही है। अग्नाशय से इंसुलिन और अधिवृक्क से कार्टिसोल। थायराइड से प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा। प्रोजेस्टेरॉन महिला का क्या होता है? सेक्स हार्मोन होता है, जिसका जो स्त्रावण होता है वो श्रावण कार्पस लुटियम से होता है। ये आपको याद रखना है, जो कि गर्भधारण के लिए आवश्यक होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी 1 और 3 सही है। निम्नलिखित में से
किस हार्मोन की अधिकता से मानव शरीर में भीमकायता की अवस्था उत्पन्न हो जाती है? तो ये आपका सोमैटोट्रोपिन नामक जो हार्मोन होता है, इसके कारण भीमकायता हो जाती है। साइंस का पोर्शन बढ़ रहा है, देखिए साइंस टेक एंड आपका जो इन्वायरमेंट है इसका पोर्शन बढ़ जाता है, क्योंकि आपका आईएफएस वाला जो होता है फॉरेस्ट सर्विसेज या स्टेट का जो फॉरेस्ट सर्विसेज है साथ में होता है, इसलिए आपको साइंस वाले पोर्शन में अच्छे से बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड पढ़ के जाना है। अब आपको साइंस का पोर्शन और इन्वायरमेंट का बहुत ही अच्छे से बना के जाना है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट का विनिमय होता है? तो ये आपका पैराथायरॉयड हार्मोन द्वारा होता है। इसको आपको याद रखना है, जो गर्दन में पैराथायरॉयड ग्रंथियां होती हैं, इससे इस हार्मोन का स्त्रावन होता है। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी से किसकी चिकित्सा होती है? तो इसमें विशेष प्रकार के कैंसरों का जो इलाज है वो इस थेरेपी के द्वारा होता है। मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकारकों का कार्य क्या होता है? यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण को रोकते हैं, जीन अनुवांशिकी को नियंत्रित करते हैं या विटामिन संश्लेषण को बढ़ाते हैं। तो ये मुक्त मूलकों के प्रभाव को कोशिकाओं से बचाते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये ऐसा कैसे करते हैं? तो ये प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं इन मुक्त मूलकों से ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे कोशिकाओं को बचा लेता है, खुद ही ऑक्सीकारक हो जाता है। फिर आपका निम्नलिखित पर विचार कीजिए, क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है? तो क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड इन दो का होता है, थर्ड का नहीं होता है, आपको याद रखना है। तो आपका सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यीस्ट अल्कोहल उत्पादन में प्रयुक्त होता है, एस्परजिलस साइट्रिक एसिड बनाने में प्रयुक्त होता है, सैक्रोमाइसिस दही बनाने में उपयोग में आता है। सही कथन पूछा हुआ है इसमें, सिर्फ और सिर्फ पहला सही है। इसके अलावा देखिए सैक्रोमाइसिस दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस होता है। सैक्रोमाइसिस का जो उपयोग होता है वो आपके अल्कोहल बनाने में ताड़ के किण्वन में प्रयोग में आता है, ये आपको याद रखना है। ये सारे फंगस होते हैं, फंजाई समूह से आते हैं, ठीक है। हड्डियों में निम्नलिखित में कौन सा यौगिक उपस्थित होता है? तो हड्डियों में आपको पता होगा कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सरीसृप और स्तनधारियों के बीच संयोजक कड़ी माना जाता है? तो ये आपका प्रोटोथेरिया होता है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि युगलिना जो होता है वो पादप और जंतु के बीच में संयोजक कड़ी होता है, और नियोपाइलिना जो होता है वो मोलस्का और एनिलिडा के लिए होता है। और अगर हम प्रोटोथेरिया की बात करें तो इसमें आपके एडकीना और प्लेटिपस जैसे जीवों को रखा जाता है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो लेमार्क के द्वारा किया गया था। इसमें उन्होंने बताया था कि अधिक प्रयोग किए जाने वाले अधिक मजबूत होंगे, जो भी अंग हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं वो ज़्यादा मजबूत होंगे, जिनका उपयोग हम कम कर रहे हैं वो धीरे धीरे निष्क्रिय होते जाएंगे और एक दिन लुप्त हो जाएंगे। यही आपका उपार्जित लक्षणों की वंशागति का नियम है जो लेमार्क द्वारा प्रपोज किया गया था। जीवों में आनुवांशिक लक्षण ले जाने वाले क्रोमोसोम निम्नलिखित में किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के, प्यूरिन, फॉस्फेट, सेलुलोज, तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, आपको याद रखना है। जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण ले जाने वाले क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, स्टर्नम पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि, लिगामेंट दो ऊतकों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि। तो यहाँ पर केवल पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। जो लिगामेंट होता है वो एक संयोजी ऊतक होता है जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है, इसीलिए स्टेटमेंट सेकंड गलत है, पहला सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऑटोसोम्स नर मादा में गुणसूत्र समान होने वाला कंडीशन, जीनोम गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ, सेक्स क्रोमोसोम, लिंग निर्धारण करने वाले क्रोमोसोम। तो सारे के सारे स्टेटमेंट दिए हुए सही हैं, ऑल आर करेक्ट इसमें हो जाएगा। 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से मस्तिष्क के किस भाग द्वारा खांसना, उल्टी करना तथा पाचक रसों का स्राव जैसी क्रियाएं संपन्न की जाती हैं? तो ये जो है वो आपका मेडुला ऑब्लंगेटा से होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा में अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र होते हैं, इसी के द्वारा उल्टी, छींकना, खांसना ये जैसी प्रतिवर्ती क्रियाएं संपन्न होती हैं।
तो ये आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, मतलब आप सोच के नहीं कभी छींकोगे या खांसोगे, ठीक है। ये आपका मेडुला ऑब्लंगेटा से रेगुलेट होता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका करनाल में है, हरियाणा। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। मूली में तीखापन किसके कारण होता है? आलू का हरा रंग, प्याज में लाल रंग, लहसुन में गंध। ओलिमोरेसिन, सोलेनिन, एंथोसानिन एंड लेआइसिन। इसमें पूछा हुआ है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपकी मूली का तीखापन ये मोरेसिन के द्वारा नहीं होता है। तो ये किसके कारण होता है? ये आपका होता है आइसोसाइनाइड के कारण, आइसोसाइनाइड। तो सीधे सीधे पूछ सकता है कि मूली का तीखापन किस कंपाउंड की उपस्थिति के कारण होता है, तो आपको बताना है आइसोसाइनेट। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। आविष्कार और आविष्कारकर्ता, रक्त परिसंचरण की खोज एडवर्ड जेनर, पोलियो ड्रॉप एडवर्ड सैबिन, जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना और विटामिन ए मैकुलन। तो यहाँ पर जो पहला है एडवर्ड जेनर बिल्कुल गलत है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी, और जो एडवर्ड जेनर है इन्होंने चेचक का टीका बनाया था, ये आपको याद रखना है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, मतलब अगर कुछ गलत दे रखा है तो इसका किसने किया और इससे रिलेटेड किसने किया, ये भी आपको साथ के साथ देखते जाना है। यही आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है जो हम इस टेस्ट सीरीज में आपको करा रहे हैं। निम्नलिखित में सत्य कथन कौन सा है? जिन धातुओं में धातुओं के गुण क्षीण होते हैं उन्हें उपधातु बोलते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि उपधातु हैं। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि जिनमें धातु धातु दोनों के गुण होते हैं उनको उपधातु बोलते हैं, ठीक है। इसमें उल्टा दे रखा है। फिर असत्य कथन पहचानिए। कोहरा में विलेय पदार्थ द्रव तथा विलायक गैस होती है, और मिश्र धातुओं में विलेय व विलायक दोनों ठोस होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं? चीनी घोलकर शरबत बनाना भौतिक परिवर्तन, ऊर्ध्वपातन रासायनिक परिवर्तन, तनु एथिल अल्कोहल से सिरका बनना भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये इंटरचेंज कर दिया है। भौतिक परिवर्तन यहाँ होना चाहिए था, रासायनिक यहाँ होना चाहिए था। पहला बस सही हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन आपका भौतिक परिवर्तन है, और तनु एथिल अल्कोहल से सिरका बनना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। फिर देखिए, सही सुमेलित करिए। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, हाइड्रोजनी अम्ल और ऑक्सी अम्ल। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल जो है वो आपका नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। फिर दुर्बल अम्ल आपका कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। फिर हाइड्रोजनी जो है वो हाइड्रोजनी अम्ल वो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, और ऑक्सी अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। मतलब कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? खाने का सोडा का रासायनिक नाम निर्जल सोडियम कार्बोनेट है। खाने का सोडा का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। तो यहाँ पर केवल सेकंड सही है, पहला बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका जो फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है, NaHCO3 होता है, और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, निर्जल सोडियम कार्बोनेट नहीं। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटासियम, कॉपर सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड। पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो आपके पटाखे बनाने में काम में आता है। आपका कॉपर सल्फेट है वो रंग व छपाई में काम में आता है। पोटास जो एलम है वो चमड़े की रंगाई में काम में आता है, और अमोनियम क्लोराइड कपड़ों की रंगाई में काम में आता है। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। यूरो 4 मानक प्राप्त हरित डीजल में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें जो सल्फर की मात्रा है वो 0.001% से कम होती है। आप इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो ये है। सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, खोज करता। बारूद, प्लास्टिक, हाइड्रोजन बम और पोर्टलैंड सीमेंट। तो आपको क्या याद रखना है? जो बारूद है इसकी खोज रोजर बेकर ने की है। प्लास्टिक की खोज अलेक्जेंडर पार्कस, हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर, और आपका पोर्टलैंड सीमेंट इसको जोसेफ आस्पडीन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। सत्य कथन पहचानिए। सत्य कथन पहचानिए, ठीक है। तिजोरी व रेल की पटरी बनाने हेतु मैग्नीज स्टील प्रयोग होता है, ठीक है, ये सही है स्टेटमेंट। स्थायी चुंबक बनाने के लिए एल्निको इस्पात प्रयोग होता है। यहाँ पर दोनों ही दी हुई स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है?
पीला फॉस्फेट धूम्रबम, लाल फॉस्फेट माचिस, काला फॉस्फेट जैव चिकित्सा। तो यहाँ पर सारी स्टेटमेंट दी हुई सही है। पीला फॉस्फेट धूम्रबम, लाल माचिस, काला जैव चिकित्सा। निम्नलिखित में कौन कौन कार्बन के अपरूप हैं? हीरा, कोयला, काजल, कोक, गैस कार्बन और प्लास्टिक। तो 1 2 3 4 5 हैं। प्लास्टिक अपरूप कार्बन का नहीं होता है। सुमेलित कीजिए नियॉन, ऑर्गन, जेनॉन, रेडॉन। संकेत चिन्ह, आर्क वेल्डिंग, बबल चैम्बर, कैंसर का इलाज। तो जो नियॉन है वो संकेत चिन्ह के रूप में कार्य में आता है। आर्गन आर्क वेल्डिंग, जेनॉन आपका बबल चैम्बर और रेडॉन कैंसर का इलाज। सारे स्टेटमेंट सही है, सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में सत्य कथन कौन से हैं? ठीक है, यूरिया जल में घुलनशील हल्का पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है और यूरिया का pH 7.6 होता है। तो यहाँ पर केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, बाकी दो स्टेटमेंट सही नहीं है। नर कीटों को आकर्षित करके पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कौन सा रसायन है? इसको इक्टो हार्मोन बोलते हैं। ऐसे कार्बनिक रसायन जो अंतरजातीय संचार हेतु प्रयुक्त होते हैं तथा गुणों में आकर्षी होते हैं, इन्हें इक्टो हार्मोन कहा जाता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चूज कीजिए। साबुन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। साबुन का उपयोग केवल मृदु जल के साथ ही किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही दी हुई स्टेटमेंट सही है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कोई भी गलत नहीं है। विषाणु के विषय में सत्य कथन को चूज कीजिए। विषाणु सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी होते हैं। इसमें आनुवांशिक पदार्थों की अनुपस्थिति होती है। इनमें जो जीव द्रव्य है वो अत्यंत जटिल प्रकार का होता है। इनमें श्वसन व उत्सर्जन का अभाव होता है। तो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है वो आपका 1 और 4 पहला और चौथा सही है। इसके अलावा आनुवांशिक पदार्थ में पाया जाता है और जो जीव द्रव्य इनका जटिल प्रकार का नहीं होता है। फिर सुमेलित कीजिए माइटोकॉन्ड्रिया गाल्जी का है, राइबोसोम और तारक का है। एंजाइम का स्त्रावण, वसा का ऑक्सीकरण, कोशिका विभाजन में मदद और प्रोटीन संश्लेषण। तो माइटोकॉन्ड्रिया को वसा का ऑक्सीकरण बोलेंगे क्योंकि तभी वहाँ पे ऊर्जा प्रोड्यूस होगी और इसको ऊर्जा का हाउस बोल देते हैं। ठीक है, गाल्जी का एंजाइम का स्त्रावण करेगा। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, बिल्कुल RER पढ़ा होगा आपने। तारक का आपका कोशिका के विभाजन में मदद करता है। तो उसका सही ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? नॉस्टॉक शैवाल भूमि उपजाऊ बनाने में प्रयुक्त होता है। एनाबिना नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रेला मलेरिया उन्मूलन में काम में आता है। तो यहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट जो दिए हैं वो सही हैं। तो आपको याद रखना है नॉस्टॉक भूमि उपजाऊ बनाएगा, एनाबिना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रेला मलेरिया उन्मूलन में काम में आता है। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? माइक्रोकोकस कैंडिडेंस जीवाणुओं द्वारा चाय की पत्तियों पर किण्वन द्वारा क्यूरिंग किया जाता है। जीवाणुओं को प्राणी जगत में रखा जाता है। जीवाणुओं में असूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है और प्राणी जगत में इनको नहीं रखा जाता, ये आपको याद रखना है। फिर अगला देखते हैं असत्य कथन को छाटिए। कवक सूक्ष्म पौधे होते हैं जिनमें भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता है। असत्य पूछा हुआ है। फिर लाइकेन एक प्रकार के मिश्र जीव हैं जो कवक साइनोबैक्टीरिया के साहचर्य से बनते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है, मतलब कि ये गलत हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किसमें वायवीय रूपांतरित तना पाया जाता है? तो ये नींबू हो जाएगा। और नींबू के अलावा अगर हम देखें तो बेर में, अंगूर में, नागफनी में, लहसुन, रतालू और अनानास, इन सभी में वायवीय तना पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन से हैं? मैंग्रोव पौधों में पितृस्थ अंकुरण पाया जाता है। मरुद्भिद पौधों के जड़ तंत्र बहुत विकसित होते हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। आपको याद रखना है कि पानी कमी के कारण जो मरुद्भिद पौधे होते हैं उसके जो जड़ तंत्र हैं वो बहुत ज्यादा विकसित हो जाते हैं। अगला देखते हैं फास्फोरस, मैग्नीज, कैल्शियम, हाइड्रोजन कोशिका भित्ति का निर्माण, आयनिक संतुलन, विक्रिय क्रियाओं में उत्प्रेरक और जीवद्रव्य का भाग। तो देखिए फास्फोरस हो जाएगा जीवद्रव्य का भाग। फिर मैग्नीज के बारे में आपको याद रखना है कि विक्रिय क्रियाओं में उत्प्रेरक, कैल्शियम के बारे में याद रखना है आयनिक संतुलन, और हाइड्रोजन कोशिका भित्ति का भाग, मतलब कि आपका बी सही हो जाएगा। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? ठीक है, इंडोलिस्टिक एसिड
पौधों में दीर्घीकरण प्रेरित करता है और एथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सही हैं। आम के वृक्ष से होने वाला काला सिरा रोग किस तत्व गैस के कारण होता है? तो ये आपका SO2 के कारण होता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आम में होने वाला काला सिरा रोग SO2 के कारण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं? उपकला ऊतक त्वचा बनाता है, संयोजी ऊतक अस्थि, पेशीय ऊतक फेफड़े। क्या पूछा हुआ है यहाँ पे? सही सुमेलित पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपका सारे के सारे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं सही हैं। उपकला ऊतक त्वचा, संयोजी ऊतक से अस्थि और पेशीय ऊतक फेफड़े को बनाएगी। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। कार्बोहाइड्रेट रासायनिक रूप से जल योजित कार्बनिक यौगिक होते हैं। कोलेस्ट्रॉल में पाया जाने वाला एक खराब प्रोटीन है। तो यहाँ पे असत्य पूछा हुआ है, तो सेकंड गलत हो जाएगा क्योंकि खराब प्रोटीन नहीं होता है। बाकी पहला सही है, बिल्कुल कार्बनिक यौगिक होता है। इसका जो फॉर्मूला आपको पता होगा 1:2:1 होता है, मतलब कि CHO 1:1, ये आपका फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का। फिर देखिए निम्न में से प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो जो आपका पायरिया है वो प्रोटोजोआ से होता है। कौन से प्रोटोजोआ से होता है? एंटमीबा जिंजीबेसिस नामक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग होता है ये, ठीक है। और जो फाइलेरियासिस है ये कृत्रिम जनित उत्पन्न रोग है। इसके अलावा जो खाज है ये आपके कवक से होता है और ट्रोकोमा आपका वायरस से होता है। साइड बाय साइड आपको ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, ठीक है। फिर डेंड्रोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन और ऑन्डोटोलॉजी आपका दांतों का अध्ययन। तो यहाँ पे जो सही है वो आपका पहला और तीसरा सही है, फाइकोलॉजी और ऑन्डोटोलॉजी। डेंड्रोलॉजी आपको याद रखना है, ये वृक्ष व झाड़ियों के अध्ययन को बोलते हैं और टेरिडोफाइट्स के अध्ययन को हम टेरिडोलॉजी बोलते हैं, टेरिडोलॉजी। तो ऑप्शंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको यहीं करते जाना है। मैट्रिक्स फॉर्म होगी आपका, प्री निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप ऑप्शंस की डिटेल्ड एनालिसिस यहीं से करते जाएंगे तो रिटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। सुमेलित कीजिए। एंड्रियस वैसियमस, ठीक है। एवी लुवेनहाक, कैरोलस लिनियस, बी जॉर्ज, क्यू वियर। अब देखिए कौन क्या किया है ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है। तो एंड्रियस जो विसैलियमस हैं ये आपके आधुनिक शारीरिकी के जनक है। ल्यूवेनहाक जी हैं, इन्होंने सूक्ष्मजैविकी की जनक, बिल्कुल। कैरोलस लिनियस आधुनिक वर्गीकी की जनक और बी जॉर्ज क्यूवियर जीवाश्मिकी के जनक। तो सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए पेयर्स सही है। ये देखिए इसका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विश्व का प्रथम परमाणु परीक्षण अमेरिका द्वारा किस स्थान पर स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये आपका व्हाइट सैंड्स में किया गया था। कब किया गया था आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना है, 1945 में किया गया था। और वर्तमान में यहाँ से मिसाइल टेस्टिंग की जाती है, ये साइड साइड आपको याद रखना है। गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म पूछा हुआ है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, जादूगोड़ा झारखंड, ये तो सही है। बाबा एटॉमिक बार्ग जो है आपका ट्राम्बे महाराज, बिल्कुल सही है। फिर आपका इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु, नहीं यही गलत है आपका। ये आपका कलपक्कम तमिलनाडु में है, याद रखना है। बाकी वेरिएबल एनर्जी साइक्लोन सेंटर कोलकाता में, ये बिल्कुल सही है क्योंकि वहाँ साइक्लोन वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इंदिरा गांधी परमाणु केंद्र जो है ये कलपक्कम तमिलनाडु में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला परख नली शिशु बेबी हर्षा है। भारत का प्रथम वृक्क गुर्दा प्रत्यारोपण मरीज षणमुगम है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। थोड़ा सा आपको बस ये याद रखना है कि जो पहला परख नली शिशु है ये 6 अगस्त 1980 को मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में इसका जन्म हुआ था। उस समय जो डॉक्टर थी वो इंदिरा आहूजा थी। फिर आपकी अगर हम गुर्दा प्रत्यारोपण की बात करें तो ये 1 दिसंबर 1971 की बात है और ये CMC वेल्लोर में इसका इलाज हुआ था, जो प्रत्यारोपण हुआ था। इसके अलावा जो वहाँ का मरीज था वो षणमुगम था। तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है 2-3 पॉइंट्स आपको अच्छे से रिटेन करने हैं। अगला देखते हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है। नेत्र चालक रहित विमान, ठीक है। ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, फिर आपका सागरिका पनडुब्बी सबमरीन, पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो आपका थर्ड गलत दे रखा है, ये पनडुब्बी नहीं होती है। सागरिका समुद्र से छोड़े जाने वाले एक क्रूज मिसाइल होते हैं। तो क्रूज मिसाइल आपको याद रखना है।
इसके अलावा नेत सही है, आपका पिनाका सही है और ध्रुव सही है। पिनाका आपका डीआरडीओ द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो कौन किसको बनाया है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो पिनाका आपका डीआरडीओ का है। इसके अलावा अगर हम नेत की बात करें तो ये भी डीआरडीओ द्वारा निर्मित है। इसका जो वजन होता है वो 1.5 किलोमीटर होता है और ये खुफिया जानकारी प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। नेत्र से खुद ही पता चल रहा होगा, कुछ खुफिया जानकारी से रिलेटेड होगा। भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग गठित किया गया, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 1954 होना चाहिए था, यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो अपन 1948 लगाएंगे क्योंकि 1948 में एक्ट आया था। 15 अप्रैल 1948 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया गया था और 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित कर दिया गया था। ठीक है, तो 1954 या 1948 में से कोई एक लगाएंगे आप, जो भी ऑप्शन में दे रखा हो। फिर भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम रॉकेट का नाम क्या है? तो ये नाइक ए पास है, बिल्कुल अमेरिका के सहयोग से इसको बनाया गया था। 21 नवंबर 1963 की ये बात है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसको जो प्रक्षेपित किया गया था वो थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से किया गया था। थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया था। फिर 67 देखते हैं, नेवी रेपिन जो कि एक विश्व प्रसिद्ध औषधि है, इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग एड्स में किया जाता है। और आपको उसके बारे में याद रखना है कि जो भी महिलाएं एड्स से ग्रसित होती हैं तो उनके गर्भस्थ शिशु को एड्स से बचाने के लिए इस नेविरेपिन नामक दवाई का उपयोग किया जाता है। गलत जुर्म की पहचान कीजिए। रीजेंट दूध की मिलावट का पता लगाने, कोरोनोग्राफ कोरोना वायरस पहचान की किट, ठीक है, सीडी स्ट्रिप, सरसों के तेल में बटर येलो की मिलावट की जांच और आईसी चिप, ये जेएस किल्वी द्वारा बनाई गई थी। तो इसमें जो गलत है वो कोरोनाग्राफ, कोरोना वायरस नहीं। कोरोनाग्राफ जो होता है ये अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की जानकारी उपलब्ध कराने वाला उपकरण है। इस उपकरण की सहायता से क्या करते हैं हम कि अंतरिक्ष में जाने, मतलब जो तूफान आ रहे हैं या फिर पृथ्वी के निकट से गुजरने वाले कोई उल्का पिंड है तो उनकी जानकारी प्रोवाइड की जाती है। आईसी चिप के बारे में आपको याद रखना है कि इसकी जो खोज हुई थी वो 1958 में हुई थी। बाकी जो आपका री एजेंट है वो दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए यूज में होता है, ये भी आपको साइड बाई साइड याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कॉस्मिक किरणों की बारी बात कर रहा है, तो जो इसका थर्ड स्टेटमेंट है, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो कॉस्मिक किरणें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का भाग नहीं होती हैं। यह उच्च ऊर्जा का विकिरणीय भाग होता है जो मुख्यतः सौरमंडल के बाहर उत्पन्न होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैज्ञानिक हाइजन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया, वेब थ्योरी दी थी, बिल्कुल ये बात तो सही है। फिर आपका मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत दिया, सही। आइंस्टाइन ने प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत दिया, बिल्कुल सही है। थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यक्तीकरण का सिद्धांत दिया था। तो आपका यहाँ पर सारे के सारे दिए हुए स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका डी सही हो जाएगा, मतलब कि उपर्युक्त सही सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेंस की क्षमता का मापन डायोप्टर में किया जाता है। उत्तल लेंस की जो क्षमता ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। देखिए ये स्टेटमेंट इंटरचेंज कर दिया है, केवल पहला सही है, बाकी उत्तल लेंस की आपको याद रखना धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। ऐसे ही कंफ्यूज करता है वो इंटरचेंज करके, छोटा छोटा सा कंफ्यूजन बस। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन एवं 1 बार परावर्तन होता है, ठीक है। द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन एवं 2 बार परावर्तन होता है, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग बाहर की ओर तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर होता है। तो आपका स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है, इसमें इंटरचेंज कर दिया है वो। प्राथमिक आपको याद रखना है कि बैंगनी नहीं लाल रंग बाहर की ओर होता है और द्वितीयक में बैंगनी रंग बाहर की ओर होता है। बस स्टेटमेंट को इंटरचेंज किया यहाँ पे बस। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये स्टीफन के नियम पे कार्य करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रव का ताप बढ़ाने पर उसका प्रस्थ तनाव बढ़ जाता है। क्रांतिक ताप पर द्रव का प्रस्थ तनाव सर्वाधिक होता है और प्रस्थ तनाव का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर सारी की सारी स्टेटमेंट दी हुई जो भी हैं गलत हैं।
देखिए पृष्ठ तनाव का सही मतलब न्यूटन पर मीटर होता है, पहले तो आपको याद रखना है। जब तक हम ताप बढ़ाएंगे तब उसका जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। क्रांतिक ताप पर द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो शून्य होता है, ये आपको याद रखना है। सारी स्टेटमेंट गलत, मतलब कि इसका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन अपकेंद्रीय बल का उदाहरण नहीं है? अपकेंद्रीय पूछा है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूज आपको नहीं होना है, हिंदी वाले में हो जाता है, इंग्लिश में तो थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल सही में है। ड्राई क्लीनर, क्रीम निकालने वाली मशीन और इलेक्ट्रॉन का नाभिक चारों ओर भ्रमण करना। तो देखिए यहाँ पर पहला तो अपकेंद्रीय बल है, दूसरा भी अपकेंद्रीय बल है, लेकिन ये आपका अपकेंद्रीय बल नहीं है, ये आपका अभिकेंद्रीय बल है, बस ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक की चारों ओर भ्रमण करना सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, दीर्घ रेडियो तरंगे, बैकुलर, रॉन्टजन, रिटर और मार्कोनी। मार्कोनी सही है, बैकुलर, रॉन्टजन सही है। अवरक्त किरणें, रिटर ये सही नहीं है, इसकी जो खोज है वो आपकी हर्सेल ने की थी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम लघु रेडियो तरंगों की बात करें तो इसकी खोज हेनरिक ने की थी। हम अगर दृश्य विकिरण की बात करें तो ये न्यूटन द्वारा खोज इसकी की गई थी। गामा तरंगे हमने देख ही लिया, यहाँ पे एक्स भी देख लिया। इसके अलावा हम अगर परावैगनी किरणें देखें तो इसकी खोज रिटर ने की थी, तो रिटर द्वारा परावैगनी किरणों की खोज की गई थी। और अवरक्त किरणें आपको क्या याद रखना है? हर्सेल। ये स्टेटमेंट गलत है, इसका होना चाहिए था हर्सेल। इंजन ऊर्जा का रूपांतरण करता है, ठीक है। इंजन जो है ऊर्जा का कैसा रूपांतरण करता है? तो ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसके अलावा अगर हम सौर सेल को देखें तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो की बात करें तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। मोटर की बात करें तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और बल्ब जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। और मोमबत्ती का जलना ये एक प्रकार का रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलने का उदाहरण होता है। कोयले का जलना आपका रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में बदलना होता है, और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इंजन की अगर बात करें तो वो ये ऊष्मा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलता है। तो ये साइड बाय साइड आपको थोड़ा सा देख लेना है कि रूपांतरण अगर बन सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जितने हमने अभी बताए इन्हीं से बनेगा, इनसे बाहर कुछ नहीं बनने वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यस्थता पर निर्भर करती है, ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है, दोनों पर निर्भर करेगी। अगला देखते हैं, अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। अंतः दहन पूछ रहा है तो यहाँ पर कार्बोरेटर होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है जो क्रोनोमीटर है ये पानी के जहाजों में सही समय बताने के लिए यूज में होता है। फिर आपका जो डिप सर्किल है ये नति कोण को मापने वाला यंत्र है, नति कोण को मापने वाला यंत्र। और जो कंप्यूटर रेट होता है ये विद्युत प्रवाह की दिशा एवं एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण है। तो पूछ सकता है कि एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण क्या है, तो आपको बता देना है कंप्यूटर रेट। फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापक्रम को बनाए रखना। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखना किस प्रकार की प्रकाशिक घटना का उदाहरण है? तो ये आपका व्यतिकरण होगा। हवाई जहाज में स्याही वाले पेन से स्याही बाहर आ जाती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है वायुदाब में कमी होने के कारण जो स्याही है वो बाहर आ जाती है। वायुयान की गति मैक संख्या में नापी जाती है। एक मैक कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये आपका 2525 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, याद रखना है आपको। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये आपके इलाहाबाद में स्थित है। सीटी स्कैन में कौन सी किरणें प्रयुक्त की जाती हैं? ये आपकी एक्स किरणें होती हैं। इसके अलावा आपको जो मैग्नेटिक वेव्स के बारे में याद रखना है ये एमआरआई में काम में आती हैं। तो अगले बार पूछ सकता है कि एमआरआई में कौन सी किरणें काम में आती हैं। यदि किसी एक दंड चुंबक बार मैग्नेट को दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े के ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रत्येक जो ध्रुव की शक्तियां हैं वो अपरिवर्तित रहेंगी। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा रोधक इंसुलेटर कौन सा है? तो सबसे अच्छा जो रोधक होता है वो आपका कांच होता है।
इंसुलेटर के बारे में आपको याद ये रखना है कि इंसुलेटर वह पदार्थ होते हैं जो कि विद्युत क्षेत्र, जिन पर विद्युत क्षेत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है तथा जिसमें से विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है, तो वो इंसुलेटर कहलाते हैं। फिर हम देखते हैं 89, अर्धचालक को के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं होल बन जाता है, अर्धचालक कहलाते हैं। जर्मेनियम सिलिकॉन अर्धचालक हैं। तो 89 का दोनों कथन सत्य हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत पूछा हुआ है। परमाणु बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में, गलत पूछा हुआ है, पहले तो ये याद रखिए। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। फिर रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करते हैं। तो ये सारे सही है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। नाभिकीय संलयन नहीं, नाभिकीय विखंडन पे कार्य के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, आपको याद रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो सबसे पहले प्रयोग है वो एजी टांसले ने किया था। 1935 में एजी टांसले के द्वारा यह शब्द प्रपोज किया गया था, आपको याद रखना है। 91 हो गया। अब 92 देखते हैं। किसी खास प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका तथा स्थिति को प्रदर्शित करने वाला क्या होता है? तो ये आपका होता है पारिस्थितिकी कर्मता, इकोलॉजिकल निचे। इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा सही है, आप थोड़े से इंग्लिश वाले टर्म भी साथ में देखते रहिए। पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों में से, ये आपका इन्वायरमेंट वाला सेक्शन, इकोलॉजी वाला चालू हो गया है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों में निम्न में कौन सा अकार्बनिक कारक है? तो अकार्बनिक कारक आपका जल होता है, क्योंकि इसमें H2O है, कार्बन है ही नहीं है। अकार्बनिक मतलब इसमें कार्बन ना हो, बस। फिर अपघटकों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन को निगल जाते हैं। बैक्टीरिया जो है वो सामान्य अपघटक है। तो यहाँ पर आपका पहला और तीसरा तो सही है। दूसरी बात, ये साथ सीधे निगल नहीं जाते हैं, डिकम्पोजर, बिल्कुल गलत बात है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा स्थानांतरण के लिए 10% का रूल लागू होता है। तो यहाँ पर सारी ही स्टेटमेंट सही हैं। मुख्य स्रोत सूर्य बिल्कुल होता है, एक दिशीय होता है और 10% का नियम लागू होता है। फिर 96 देखते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर सामान्यतया पारितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता में कमी आती है। पारितंत्र की उत्पादकता सूर्य तप से प्रभावित होती है। तो यहाँ पे आपका दोनों स्टेटमेंट दिए हुए सही हैं। अब आपको क्या रखना है कि सूर्य से प्राप्त ऊष्मा और ऊर्जा किसी पारितंत्र की उत्पादकता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। चूंकि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर सूर्य ताप की मात्रा में कमी होती है, इसीलिए पारितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता में कमी आने लगती है। तो किस कारण से कमी आती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि सूर्य ताप की मात्रा में कमी होती है, इसी कारण उत्पादकता में कमी होने लगती है। फिर हम अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 97 क्वेश्चन देखा जाए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में निम्न कथनों पर आप विचार कीजिए। सत्य बताना है आपको। ये विषुवत रेखा के पास उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ब्राजील में इन वनों को सेल्वास कहा जाता है। उपर्युक्त सभी सही हैं, तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी सही हो जाएंगे। नींबू, अंगूर, नारंगी जैसे रसदार फलों की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन से वन होते हैं? तो ये आपके भूमध्य सागरीय वन होते हैं, जो कि नींबू, अंगूर, नारंगी जैसे रसदार फलों की प्राप्ति के लिए उपयोगी होते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है पूछा हुआ है। सवाना उत्तरी अमेरिका, डाउन्स दक्षिण अमेरिका, पुस्टाज हंगरी एंड कैंपोस यूएसए। ये इस बार एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो अदर स्टेट्स पीसीएस वाले भी इसको फॉलो करें। यूपी पीसीएस वाले बीपीएससी, आरएएस और एमपीपीएससी, एमपीएससी, यूपीएससी, इनके क्वेश्चंस को फॉलो करते रहिए, क्योंकि थोड़ा सा इंटरचेंज करते हैं क्वालिटी क्वेश्चंस, क्योंकि कोई भी आयोग देगा, इस कारण से उन क्वेश्चंस की रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही सुमेलित आपका सिर्फ और सिर्फ
पुस्टाच हंगरी है। इसके अलावा जो सवाना है ये आपका अफ्रीका में होता है, और जो कैंपोस है वो आपका ब्राज़ील में होता है, और डाउन्स जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के होते हैं। ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखें, 100वां क्वेश्चन, फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म आकार एवं अत्यधिक जनन क्षमता वाले होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जो फाइटोप्लैंक्टन है वो, पहली बात तो ये कि सूक्ष्म आकार एवं अत्यधिक जनन क्षमता वाले होते हैं, दूसरी बात ये कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं। फिर अगला देखते हैं, 101 कहाँ गया। समुद्री घास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक प्रकार का एंजियोस्पर्म है, ये तटीय अपरदन रोकती है, ये समुद्री पर्यावरण को स्वस्थ बनाती है, और आपका लास्ट जो है वो क्या है स्टेटमेंट, प्रकाश की कमी इनके विकास में सहायक होती है। बिल्कुल गलत बात, प्रकाश की कमी से इनकी विकास में कमी आती है, आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा प्रवाल भित्तियों के नाश का कारण है? प्रवाल भित्तियों के नाश का कारण आपका, देखिए एल नीनो से आपकी सूखा पड़ेगा, ये भी बिल्कुल है, ग्लोबल वार्मिंग भी होगा, सागरीय प्रदूषण भी होगा, मतलब कि सारे के सारे प्रवाल भित्तियों के नाश का कारण है। अगला देखते हैं, एक ऐसी आर्द्र भूमि जिसमें वृक्ष भी पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो इनको अनूप बोलते हैं या स्वयं बोलते हैं। अनूप और कच्छ दोनों ही प्रकार की आर्द्र भूमियां प्रायः बहते जल से संबंधित होती हैं। अनूप में वृक्ष भी पाए जाते हैं जबकि कच्छ में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। अच्छी स्टेटमेंट है, कंफ्यूजिंग है। रामसर सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमि संरक्षण संबंधी समझौता है। यह समझौता 1971 में हुआ था। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। तो यहां पे क्या पूछा हुआ है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य पूछा हुआ, पहला तो सही है। इसका जो भारत है संस्थापक देश नहीं रहा है। भारत ने इसको 1982 में रामसर वेटलैंड कन्वेंशन को ज्वाइन किया था, 1982, ना कि 1971 जब ये बना था। रेणुका आर्द्र भूमि निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, आपको याद रखना है। इसका बी सही हो जाएगा। ऐसी अंतःक्रिया जिसमें दोनों सहयोगी समान रूप से लाभान्वित होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इसको सहजीविता बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड का सरल कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्थिरीकरण किया जाता है किसके द्वारा? प्राथमिक उत्पादकों के द्वारा किया जाता है, जो कि पौधे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण किया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और हमको ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा में बच्चों में होने वाला कौन सा रोग होता है? तो आपका ये जो रोग है वो आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, नाइट्रेट की कमी के कारण बच्चों में। फिर निम्न में से कौन सा चक्र सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है? कौन सा चक्र है? ये आपकी कुछ साइकिल्स हैं, आपको अच्छे से जाके एक बार गो थ्रू हो जाना है। शंकर आईएएस में आपको मिल जाएगा, या तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं 12th की, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? सूर्य से सीधे सीधे संचालित होता है, तो ये आपका होता है कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल। परजीविता एक उदाहरण है। परजीविता किसका उदाहरण है? परजीविता ऋणात्मक पारिस्थितिकी क्रिया है जिसमें से दोनों लोग को बेनिफिट नहीं होता है। निम्न में से किस एक के द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक वायु प्रदूषक है? द्वितीयक, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पूछ रहा है, तो ये आपका ओजोन होता है। ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा सामान्य वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं उनको द्वितीयक प्रदूषक बोलते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, आपको याद रखना है। फिर निम्न में से किसे दम घोटू गैस की संज्ञा दी गई है? अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड CO को दम घोटू गैस की संज्ञा भी दी गई है। अगर देखा जाए अगर तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा के योगदान देते हैं। ये प्रकाश रासायनिक स्मॉग बनाने में भी अपना योगदान देते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल दी हुई सही है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कारक कौन सा है? ओजोन परत को CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारी ही गतिविधियों, जैसे कि हम अगर AC चला रहे हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज कर रहे हैं, उससे निकलने वाली परावैंगनी जो हानिकारक CFC गैसें होती हैं, उसके कारण ओजोन गैस को नुकसान होता है। फिर स्टोल लेप्रोसी की घटना किससे संबंधित है?
स्टोन लेप्रोसी की घटना अम्ल वर्षा से संबंधित है। अम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवनों तथा मूर्तियों के गलने की क्रिया को स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ताजमहल का जो रंग बदल रहा है वो इसी कारण बदल रहा है। लाइकेन निम्न में से किसके अच्छे प्रदूषक होते हैं, सूचक होते हैं सॉरी। तो जो आपके लाइकेन होते हैं ये वायु प्रदूषण के बहुत ही अच्छे प्रदूषक होते हैं। जहाँ जहाँ लाइकेन ग्रो नहीं हो, अगर कहीं भी वायु प्रदूषण है तो वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। फिर निम्न में से कौन सा प्रदूषक तत्व भूमिगत जल में पाया जाता है, प्रदूषक तत्व की बात कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा फ्लोराइड और आर्सेनिक, दोनों भूमिगत जल में पाए जाते हैं और अच्छे खासे प्रदूषक होते हैं। फिर बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन पाई जाती है, बिल्कुल CH4। गाय वगैरह के गोबर में भी आपको मीथेन गैस मिलती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। फिर मानव के सब्र परास की अधिकतम सीमा कितनी होती है, तो ये आपकी 20,000 हर्ट्ज होती है। सुमेलित नहीं है क्योटो प्रोटोकॉल 1997, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, यूएन का पर्यावरण कार्यक्रम 1995, UNFCCC 1992। सही सुमेलित नहीं है सी। जो आपका यूएन का पर्यावरण कार्यक्रम है 1995 नहीं बल्कि 1972 में आया था, नायरोबी केन्या में ये कन्वेंशन हुआ था। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। बुक्सा, सरिस्का, गुगामल और बेटला। बुक्सा आपका कहाँ है, बुक्सा आपका पश्चिम बंगाल में है। फिर सरिस्का आपका राजस्थान में है, गुगामल आपका महाराष्ट्र में है और बेटला आपका झारखंड में है। इस तरीके से आपका डी नंबर जो है इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से कौन हाथी संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो हाथी संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आपका डाचीगाम नेशनल पार्क नहीं आता है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं सूची 1 सूची 2 में क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर राज्य और दूसरे में दे रखा है पेरिया। चलिए देखते हैं, एरिया होगा तो केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और नागालैंड। केरल आपका पेरियार, तमिलनाडु आपका अन्नामलाई, फिर पश्चिम बंगाल आपका सुंदरवन और नागालैंड आपका फाकिम, मतलब आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सुमेलित नहीं है माउंट हैरिट, सैंडल पीक, सुल्तानपुर और नामेरी। तो यहाँ आपका जो माउंट हैरिट है ये गलत दे रखा है। माउंट हैरिट आपका अंडमान निकोबार में आता है, बाकी सैंडल पीक सही है, सुल्तानपुर आपका नामेरी सही है। फिर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के उद्देश्य से जीवमंडल आगार बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए। ठीक है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में शुरू हुआ। फिर भारत में 10 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। जो टोटल अपने यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो 18 हैं, आपको याद रखना है, 10 नहीं 18 हैं। फिर अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है, पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डिब्रू साइकोवा। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है। इसके अलावा जो 11 हैं हमारे यहाँ के बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपके यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। जिसमें से आपका आएगा नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नोकरेक, कंचनजंगा, सिमलीपाल, ग्रेट निकोबार, मध्य प्रदेश से पचमढ़ी, अमरकंटक और लास्ट में अगस्तमलाई। तो इतने जो हैं आपके 11 ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व हैं। फिर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र बायोम में मिलने वाले पौधों एवं जीव जंतुओं के प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग है वो प्रयोग E.O. विल्सन ने किया था। यहाँ पर दोनों दिए हुए स्टेटमेंट सही हैं। फिर अपन 129 देखते हैं। सारगेसम नामक घास के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ स्थित है? तो जो आपका सारगेसो सागर है ये उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जैव विविधता का दौर कहा जाता है और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट सही हैं और दोनों की सही व्याख्या भी हो रही है। एक बी का सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। फिर 131 देखते हैं, निम्न में से जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है। तो पश्चिमी हिमालय जो है वो आपका
जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है। अगर पश्चिमी घाट होता तो वो होता। बाकी अगर हम लोग देखें तो 4 हॉटस्पॉट अपने यहाँ मेनली पाए जाते हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट सबसे ज़्यादा, वेस्टर्न घाट, फिर इंडो बर्मा और सुडालैंड। 132 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारण जैव विविधता ह्रास का नहीं है? तो जैव विविधता ह्रास का कारण आपका प्रवाल भित्तियां नहीं है। इसके अलावा जो ज्वालामुखी उद्गार हैं, औद्योगिकीकरण है, सूखा अकाल है और कृषि का विज्ञानीकरण है, इन सब से जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयुष्मान द्वारा कोई भी पादप या जंतु अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष तक ना दिखाई दे तो उसको विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। संकटापन्न जीव को रेड डेटा बुक में गुलाबी पृष्ठ पर अंकित किया जाता है। और मैमथ, डोडो, एशियाड चीता और लाल पांडा विलुप्त प्रजातियां हैं। तो यहाँ पर सारी की सारी स्टेटमेंट दी हुई सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित नहीं है। देखिए, ताल छापा राजस्थान, चिल्का झील ओडिशा, मंगलवनम तेलंगाना और वेलोट तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपका सी नंबर जो है ये मंगलवनम, ये तेलंगाना में स्थित नहीं है। मंगलवनम पक्षी अभयारण्य केरल में स्थित है, आपको याद रखना है। फिर 135 देखते हैं, निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुई थी। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कैलाश संखोला के नेतृत्व में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से हुई। फिर भारत में रणथंभौर बाघ अभयारण्य जो बाघों का घर कहा जाता है। फिर भारत का सबसे बड़ा जो बाघ रिजर्व है संजय गांधी उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। तो 135 का जो डी नंबर है वो गलत है आपका। ये सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा आपका नागार्जुन सागर है और सबसे छोटा जो है वो बोर बाघ अभयारण्य जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। सूची में सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र और केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान। तो इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज जो है वो आपका देहरादून में है। फिर राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। राष्ट्रीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र ये आपका कोलकाता में है और केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर में है। तो सारे के सारे दिए हुए स्टेटमेंट सही हैं। इसके अलावा थोड़ा सा एक बात और याद रखना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये भी नागपुर में स्थित है। तो इसका आपका सही ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित नहीं है? 137 भारतीय वन्य जीव संस्थान है। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज भी है। भारत वन प्रबंधन संस्थान ये नहीं है। और आपका भारतीय वन्य जीव अनुसंधान केंद्र ये तो बिल्कुल स्थित है। आपका जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में स्थित है, ना कि देहरादून में। फिर 138 देखते हैं, सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संस्थान अधिनियम 1986 और जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। तो आपका यहाँ पर जो डी है ये सुमेलित नहीं है। ये 1981 में नहीं बल्कि 1974 में आया था। और 1981 में आपका वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया था, ये आपको याद रखना है। सुमेलित परियोजना है गैंडा परियोजना 1975, कछुआ संरक्षण परियोजना 1972, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2004 और हाथी परियोजना 1992। तो यहाँ पे हाथी परियोजना 1992 सही है। बाकी आपको क्या याद रखना है, गैंडा परियोजना 2006 में आई आपकी। कछुआ संरक्षण आपका 1975 भितरकनिका से शुरू हुई और जो गिद्ध संरक्षण है आपका 2006 से हुआ। ये जो अदर ऑप्शंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन है ये आपको जरूर रिटेन करना है, क्योंकि अगले टेस्ट में या अगले जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो उसमें इनसे अच्छे खासे क्वेश्चन उठ के बनते हैं। फिर सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कर जोड़े बनाएं। विश्व वानिकी दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व ओजोन और विश्व जल दिवस। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को होता है। विश्व जो जैव विविधता दिवस है ये 22 मई को होगा। विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर और विश्व जल दिवस 22 मार्च। इस प्रकार से आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 141 माराकेश सम्मेलन का संबंध किससे है? कोप 20, कोप 22, कोप 24 एंड कोप 25। तो इसका संबंध कोप 22 से है। इसके बारे में आपको याद रखना है कि यह सम्मेलन पूर्व में 21 पेरिस सम्मेलन में शामिल था, लेकिन अब इसको 22 आया है। इसको माराकश अफ्रीका में आयोजित किया गया था। फिर सूची 1 सूची 2 आंदोलन और प्रणेता देखिए।
एपीको आंदोलन, मैत्री, चिपको, नर्मदा बचाओ। एपीको आपको याद रखना है पांडुरंग हेगड़े, मैत्री आंदोलन आपका कल्याण सिंह रावत, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ मेधा पाटकर। तो इस प्रकार से आपका डी सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं है, संगठन मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग होता है, बहुत ज्यादा पूछे आते हैं, अच्छे से आपको याद रखना है इसको। देखिए आईयूसीएन का ग्रैंड सही है, यूएनईपी का नैरोबी सही है, और ग्रीन बीस नहीं पीस होना चाहिए था, एम्स्टर्डम भी सही है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का जिनेवा में नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का आपका रुवे मोरोविक ग्लैंड मतलब कि स्विट्जरलैंड में है, ये आपको याद रखना है, सी हो जाएगा इसका। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोर जोन में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि की छूट नहीं होती है। बफर जोन में देखिए पर्यावरणीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण, पर्यटन या प्रबंधन से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे गलत पूछा हुआ है, मतलब कि ना तो एक ना तो दो, कोई भी गलत नहीं है। सुमेलित नहीं है 145, ऑस्ट्रेलिया, बोलिविया, ब्राजील एंड कैमरून। ठीक है, काकाडू नेशनल पार्क, कारकसो नेशनल पार्क, सार्क बे, मोंट कैमरून नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जो थर्ड है आपका सार्क बे ब्राजील, ये सुमेलित नहीं है। ब्राजील में आपका इटारिया नेशनल पार्क है और सिराडो मर स्टेट पार्क है, और जो सार्क बे है आपका वो ऑस्ट्रेलिया में है, ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा जीव अभयारण्य घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र से संबंधित नहीं है? भितरकनिका, गुंडी, नंदन कानन वन जीव अभयारण्य या शिकारी देवी। तो यहाँ पे आपका जो शिकारी देवी है ये संबंधित नहीं है। शिकारी देवी के बारे में आपको याद रखना है कि ये कस्तूरी मृग परियोजना से संबंधित है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर हम देखते हैं सुमेलित नहीं है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, कार्टाजीना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल 2000 बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि नागोया जो प्रोटोकॉल है 2010 में आया था। ठीक है, और उसको जो लागू किया गया है वो 22 अक्टूबर 2014 से लागू किया गया था, और इसका संबंध जैव विविधता के संरक्षण से है। बेसिक देशों की संख्या कितनी है? बेसिक देशों में 4 देश आते हैं। कौन कौन से देश एक बार देख लीजिए आप, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चीन। इसकी जो स्थापना हुई है वो आपके 28 नवंबर 2009 को हुई थी, और ये कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है। आपको पता होगा चीन सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है, फिर आपका इंडिया भी बहुत अच्छे खासे अमाउंट में कार्बन का उत्सर्जन करता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन पर क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन 1997 में हुआ। क्योटो कनाडा देश का एक शहर है। क्योटो प्रोटोकॉल संधि 2005 में लागू हुई थी। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है आपसे? सत्य कथन पूछा हुआ है। सत्य कथन आपके 1 और 3 सही हैं। क्योटो कनाडा का देश नहीं है, क्योटो जापान का देश है, ये आपको याद रखना है। और जो इसका उद्देश्य था वो ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर चिंतन करना, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें बहुत ज़्यादा उत्सर्जित हो रही हैं, उसकी मात्रा में कमी लाना था। सूची 1 सूची 2 मिलान कीजिए, जिसमें भारत के टाइगर रिजर्व एवं दिए हुए राज्य दे रखे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। बांदीपुर महाराष्ट्र, नेमरी असम, पेंच कर्नाटक, सतकोसिया ओडिशा। तो यहाँ पे आपका जो बांदीपुर है वो आपको याद रखना है कर्नाटक, नेमरी जो है वो आपका असम में मिलेगा, पेंच तो पता है आपको बिल्कुल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसके अलावा सतकोसिया ये आपका ओडिशा में। इस प्रकार से आपका बी सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ हम देखें, पाकुई है अरुणाचल प्रदेश में, मानस और काजीरंगा असम में मिल जाएगा, मधुमलाई और सत्यमंगलम तमिलनाडु में मिल जाएंगे, बांदीपुर भद्रा कर्नाटक, बाकी नेमरी पेंच दे ही रखा है, सतकोसिया उड़ीसा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही धैर्य के साथ देखा। होपफुली आपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ ये पूरा वीडियो देखा होगा। अगर आप पूरे फोकस से कंसंट्रेशन के साथ 50 मिनट में 150 क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देख ले रहे हो, अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन आपका रिटेन होता जाएगा। अगर अभी तक आपने पिछली 2 टेस्ट नहीं देखे हैं, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे प्लेलिस्ट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखिए। टेस्ट 1, टेस्ट 2, ये टेस्ट 3 है। ऐसे करके हम पूरे 40 टेस्ट आपको कराएंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। देखिए वैसे भी आपको 2 आवर में बैठ के 150 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लगानी ही लगानी है। साइड बाई साइड वो टेस्ट सीरीज आप लगाइए, और एक ये वाली टेस्ट सीरीज आप बिल्कुल से 50 मिनट में एक्सप्लेनेशन के साथ फॉलो कीजिए। इस इंफॉर्मेशन का जब आप एक्चुअल 150 क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज बैठ के लगाओगे एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन में, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा।
अगर आपके पहले 70-80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन सही हो रहे थे तो 110-115 क्वेश्चन सही होने लगेंगे। पूरी की पूरी ये टेस्ट सीरीज आप पूरे फोकस के साथ देखिए कि जो भी इंफॉर्मेशन बताई जा रही है पूरी की पूरी दिमाग में रिटेन होती जाए। लास्ट में वही कि भैया इस बार भारत छोड़ो आंदोलन का नारा है, निकालना है। कोई भी हमको डोमेन स्टेटस नहीं, कंप्लीट फ्रीडम, मतलब चाहिए हमको क्या, सिलेक्शन। एंड यू ऑल आर ऑफिसर्स ओनली, सो बिहेव लाइक ऑफिसर्स। और ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, आती रहेंगी जाती रहेंगी, प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया, बस एग्जाम निकालिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चौथी टेस्ट सीरीज लेके हम जल्दी आएंगे। ये हर 2 दिन में एक दिन छोड़ के एक हम टेस्ट अपलोड कर रहे हैं, बिल्कुल आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ देखिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम आपको नए नए टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, उनकी भी प्रैक्टिस आप करते जाइए। बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो 2.5 महीने बचे हुए हैं, अच्छे से बहुत